वेलकम बैक। तो आई थिंक कि आप बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे जो भी लेक्चर आपको बताया जा रहा है। अभी तक जो हमने पढ़ लिया है वो एरर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि एरर क्या होता है, किस तरह से हम किसी मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस करेंगे और इसी को रिप्रेजेंटेशन में यदि हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं इनटू 100 तो परसेंटेज एरर आ जाता है। ये देखा, फिर उसका एरर का एनालिसिस कि यदि हमारे पास में एरर एनालिसिस देखा था कि एनालिसिस में यदि हमारे पास में कोई क्वांटिटी दो चीज़ के समेशन से बना हुआ है या दो चीज़ के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से बना हुआ है या ये पावर इस पे कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा है तो हम कैसे एरर को उसमें दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने एक थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया था कि डिफरेंट टाइप के एरर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के एरर्स में आपने देखा था कि जैसे आपके पास में एक ग्रॉस एरर हो सकता है, सिस्टमैटिक एरर हो सकता है, एक रैंडम एरर हो सकता है। रैंडम एरर में हमने आपको ये बताया था कि जो रैंडम एरर होता है उसका कॉज नहीं मालूम रहता है। ठीक है, वो कॉज नहीं मालूम है तो इसको एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है कि इसको कैसे हटाए। तो इसका एक एनालिसिस जो होता है वो स्टैटिकल एनालिसिस होता है, स्टैटिकल एनालिसिस होता है। और जो सबसे ज़्यादा बढ़िया इम्पॉर्टेंट स्टैटिकल एनालिसिस जो फेमस है वो है गॉसियन स्टैटिकल एनालिसिस। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं ये गॉसियन स्टैटिकल एनालिसिस से आते हैं। तो मैं आज का जो ये लेक्चर है इसी पे आपको बताने वाला हूँ कि गॉसियन स्टैटिकल एनालिसिस क्या है, इससे कैसे कैसे क्या क्या टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होता है और क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। इसमें आपको पहले मैं बता दूं कि थोड़ा सा याद करना पड़ सकता है क्योंकि गॉसियन ये नहीं तो एक पूरा एक सब्जेक्ट हो जाएगा पूरा उसको पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का डेरिवेशन जो है वो आपको सिंपली याद करना पड़ेगा। मोस्टली क्या है इसमें डेफिनीशन है। हाँ, ये बात सही है कि उस डेफिनीशन में जो भी चीज़ डिफाइन किया गया उसका एक मीनिंग होगा, बट हम अभी उतना ज़्यादा उसके डीप में नहीं जा सकते। तो सिंपली मैं आपको गॉसियन स्टैटिकल एनालिसिस आपको पढ़ाऊंगा और आपको उससे रिलेटेड जितने भी डेफिनेशंस है, जितने भी पैरामीटर्स है वो बता दूंगा। आपको उसे थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा ये पार्ट में। ठीक है, अभी तक में मेमोराइज करना कुछ ज़्यादा नहीं था, अभी थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गॉसियन जो हमारे पास में गॉसियन स्टैटिकल एनालिसिस है उसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टैटिकल एनालिसिस, स्टैटिकल का मतलब होता है जहां पे आपको बहुत सारे डेटा मालूम हो और उस डेटा को आप एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि सपोज करो हमारे पास में प्लॉट करते हैं, बहुत सारे डेटा है और हमने एक एक्सिस पे लेट्स से कि रीडिंग ले लिया। जैसे जो चीज़ जो हमने जो भी डेटा ले रहे हैं, मेजरमेंट से डेटा ले रहे हैं, तो रीडिंग वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे हमने रखा और इस एक्सिस पे रखा नंबर ऑफ रीडिंग्स को। ठीक है, नंबर ऑफ रीडिंग्स को। ठीक, और मान लिया जाए कि उस तरह से जो हमारे पास में जो आया है उसमें जैसे पहला डेटा यहाँ पे सपोज करो कि x1 है और x1 का इतने नंबर ऑफ रीडिंग है, फिर x2 है, ठीक है, फिर x3 है, ऐसे करके डिफरेंट वैल्यू ऐसे करके आया हुआ है। ठीक है, और ऐसे करते 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 हमारे पास में जो नंबर ऑफ डेटा है वो n नंबर ऑफ डेटा है। ठीक है, xn तक हमारे पास में डेटा है, ये रीडिंग वैल्यू है। क्लियर? तो जैसे ही आएगा तो कुछ टर्म्स हम डिफाइन करेंगे और उस टर्म्स को आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहला टर्म्स जो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसको कहा जाता है अरिथमेटिक मीन, एवरेज वैल्यू। ठीक है, अरिथमेटिक मीन को भी कभी कभी एवरेज वैल्यू कहा जाता है। अरिथमेटिक मीन, इसको अक्सर AM लिख दिया जाता है अरिथमेटिक मीन और इसको इंडिकेट कर दिया जाता है x पे बार। और ये डिफाइन कैसे है उसके बारे में पहले हम देखेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, तो जितना भी डेटा आपके पास में है उन सारे डेटा को आप ऐड कर दो। ठीक है, विथ साइन, प्लस में है माइनस में है डजेंट मैटर, और जितना नंबर ऑफ डेटा है उससे डिवाइड कर दो। तो वो जो आएगा उसको हम अरिथमेटिक मीन कहेंगे। इसको सिंबॉलिकली कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है कि इसको सिंबॉलिकली हम ऐसा लिख सकते हैं, जो समेशन है वो ऐसा लिख देते हैं, समेशन का साइन होता है x 1 2 3 है तो उसको इन जनरल xi लिख दिए और i का वैल्यू यहाँ पे 1 से उठाया और n तक पहुँच गए और n से हमने डिवाइड कर दिया
दिस इज नथिंग बट मीन वैल्यू। तो सम टाइम आपके पास में इस तरह से शॉर्टकट में लिखा रहेगा, ठीक है। तो शॉर्टकट में लिखा रहेगा तो आपको डरना नहीं है, ये अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। कभी कभी इसको एवरेज वैल्यू भी कह दिया जाता है, ठीक है, इसी को एवरेज वैल्यू भी कह दिया जाता है। तो जैसे ही आपके पास डेटा मालूम रहेगा आप उस डेटा से अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हो। याद है जब मैंने आपको एरर एनालिसिस पढ़ा रहा था तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने बताया था कि यदि नंबर ऑफ जो सैंपल्स है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर ऑफ सैंपल्स ज़्यादा है तो x जो ए मीन वैल्यू है और जो अर्थमेटिक मीन वैल्यू है उस चीज़ को हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अच्छा वो जो अर्थमेटिक मीन है वो ट्रू वैल्यू है। ट्रू जैसा सेंस हम ये कर सकते हैं। ये पहले हमने देखा था कि यदि n जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो मीन है वो ही ट्रू वैल्यू के बराबर है, यही ट्रू वैल्यू है, ठीक है। जब भी हम एरर निकालेंगे तो वहाँ पे ये ट्रू वैल्यू मान सकते हैं यदि n नंबर ऑफ सैंपल बड़ा है। तो अर्थमेटिक मीन में अब देखो हर इसमें जो पैरामीटर मैं डिफाइन करूँगा उसका मीनिंग बताना हर जगह पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अर्थमेटिक मीन से एक मैं जस्ट एक चीज़ बात कर रहा हूँ। सपोज करो कि आप 3 बंदे हो, एक कोई 1.5 फीट का है, कोई 5 फीट का है, ऐसा करके कोई थोड़ा सा ऐसा बड़ा है, कोई इससे भी बड़ा है, ऐसे 4-5 बंदे हो, ठीक है। और आपको एक सपोज करो कि एक पानी को पार करना है, इस नदी को पार करके इधर जाना है। आपने ये कहा कि अच्छा बताओ हमारा एवरेज हाइट क्या है। एवरेज हाइट सपोज करो कि आपका जो एवरेज हाइट है, जैसे ये वाला जो छुटकन था ये सपोज करो कि 1.5 फीट का है, 1.5 फीट का है। एवरेज आपका 2 फीट आया है, ये सबको ऐड करते हुए कोई 3 फीट है, कोई 4 फीट है, कोई 6 फीट है, ऐसे करते हुए एवरेज यदि ये आया, ठीक है। और आपने जो मालिक है, हेड है, उसने कहा अच्छा बताओ यहाँ पे गहराई ऑन एन एवरेज क्या है, गहराई ऑन एन एवरेज क्या है। तो किसी ने बताया कि नदी की जो गहराई है एवरेज गहराई 1 फीट है। इस लीडर ने कहा अरे चल दो हमारा तो एवरेज 2 फीट है, चलेगा तो क्या होगा, ये तो डूब जाएगा ना। तो कभी कभी एवरेज का जो मीनिंग होता है ना वो ऐसे नहीं मान लेना चाहिए कि अच्छा ऑन एन एवरेज इतना है तो ऐसे, उससे ज़्यादा गड्ढा भी हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है। और थोड़ा सा ऐसे डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि एवरेज यदि हमने निकाला है तो जितना भी डेटा दिया गया है तो उसके मीन में कहीं पे वो डेटा आ जाएगा, मतलब उससे छोटे भी कई सारे डेटा होगा, उससे बड़ा भी कई सारा डेटा होगा, उसके मिडिल में वो डेटा होगा जो x बार का होगा, ठीक है। मिड में वो डेटा होगा जो यहाँ पे कंप्लीट इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन के मिड में होगा, ठीक है। तो वो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने उसको समझाने की कोशिश किया। इस पर हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है, उसको कहते हैं डेविएशन, ठीक है, डेविएशन। अब डेविएशन जो होगा, डेविएशन उसको अक्सर DI से लिख दिया जाता है, DI डेविएशन। और होगा क्या, इसमें हम कई सारे डेविएशन निकाल सकते हैं, हर डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग डेविएशन निकाल सकते हैं। मतलब जो हमारा मीन वैल्यू आया है उससे पहला डेटा कितना डिफर कर रहा है। मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि D1 जो है वो ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा x1 था माइनस x बार, ऐसे मैंने कर दिया तो पहला डेविएशन हो गया। दूसरा डेविएशन यदि हमें निकालना है तो x2 माइनस x बार, ऐसे करके हम सभी चीज़ का डेविएशन निकाल सकते हैं। मतलब इन जनरल हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो डेविएशन है यदि ith डेटा का हम देखें, इसमें से ith 1 2 3 कुछ ऐसा हो सकता है, तो वो ith डेटा लो और उसमें से जो मीन आपने निकाला है उसको माइनस कर दो, तो जो आएगा इस जो आएगा उसको हम डेविएशन कहेंगे, जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, डेविएशन कहेंगे, ठीक है। तो डेविएशन इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो ये इन जनरल ऐसे जाते जाते हम nth जो उसमें पोर्शन होगा nth का भी निकाल सकते हैं। nth डेटा में से हमने उसके मीन को घटा दिया। अब एक ऑब्जर्वेशन यहाँ क्या आ सकता है, एक ऑब्जर्वेशन क्या आ सकता है कि यदि आपने सिंपली इस डेविएशन को निकाला तो हर जगह पे एक मीन से डेविएशन आपको पता चल गया, और यदि आपने इसको ऐड कर दिया ऐसे करते करते dn तक ऐड कर दिया तो ये डेफिनेटली 0 आएगा। क्योंकि मीन से हम जैसे देखो इसमें से कुछ डेटा पॉजिटिव आएगा, कुछ डेटा नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो x बार है वो मिडिल का कोई वैल्यू है,
इधर कुछ छोटे हैं, इधर कुछ बड़े हैं। तो मिड पार्ट में कहीं पे यदि x बार आया है तो इधर साइड में सब नेगेटिव नेगेटिव होता रहेगा और इधर साइड में पॉजिटिव पॉजिटिव होता रहेगा। और यदि ये अर्थमेटिक मीन है तो डेफिनेटली जितना नेगेटिव में डिफरेंस यहाँ पे है उतना ही पॉजिटिव में आएगा, तभी मीन कहेंगे। तो ये चीज़ आपको ऑलवेज दिखाई देगा कि सम ऑफ डेविएशंस जो होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, सम ऑफ जो डेविएशन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। सम ऑफ डेविएशन जो होगा हमेशा जीरो रहेगा। ठीक है, जब हम उसको प्रॉपर साइन के साथ में रखें तो इसीलिए यदि हमें जो डेविएशन का सम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता, हम एक नेक्स्ट जो वो है वो डिफाइन करते हैं, उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले मीन डेविएशन। तो यदि डेविएशन जो है वहाँ से एक मीन यदि हम निकाले, डेविएशन का एवरेज निकाले, तो मीन डेविएशन हम देखेंगे। और मीन डेविएशन जो है उसको अक्सर ऐसे डी पे ऐसे बार करके लिख दिया जाता है। और जब मीन डेविएशन निकालने जाओगे तो ध्यान रखना है, क्योंकि यदि हम सबका समेशन बाई एन करें, जैसे कोई डेटा का समेशन करके एन कर देते हैं तो एवरेज आ जाता है, मीन आ जाता है, तो यहाँ पे वो तो जीरो आ जाएगा। इसलिए जितने भी डेविएशन होगा उसका मॉड लेंगे, और मॉड का मतलब क्या होता है, उसका जस्ट पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो यदि हमारे पास में nth डेटा है, सभी का हमने मॉड ले लिया और n से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन आ जाएगा। तो मीन डेविएशन अब जीरो नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो डेविएशन है उस डेविएशन को क्या किया है, मॉड के फॉर्मेट में ले लिया। तो ये, तो इसको आप मतलब सिंबल के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो कि आपको क्या करना है, आपको सम कर लेना है कितना, जो भी डी आई है 1 2 3 के उसके मॉड का, और आई कहाँ से शुरू करोगे, 1 से कहाँ तक ले जाओगे, n तक, और n से डिवाइड कर दोगे, तो ये चीज़ आपके पास में क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन। ठीक है, तो हम एक यहाँ पर भी एक फॉर्मूला शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं, मीन डेविएशन का मतलब ये। ठीक, तो मीन डेविएशन आपके पास आ गया। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट हम जो डिफाइन करते हैं फोर्थ में, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, डेविएशन वो उसको अक्सर हम सिग्मा से दिखा देते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो काइंड ऑफ आप रूट मीन ऑफ दिस डेविएशन होता है। आप देखो, जैसे ये चीज़ मैं थोड़ा सा आपको उसमें भी बताऊंगा, पहले डिफाइन कर देता हूँ। ये जो होगा, जो D1 है उस D1 का यदि स्क्वायर करोगे तो प्लस माइनस जो दोनों रहेगा वो सेम आ जाएगा। D2 का स्क्वायर करोगे, फिर ऐसे 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 करके Dn का स्क्वायर करोगे। नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, नहीं तो एक्चुअली में है मॉड D का D1 का स्क्वायर, ऐसे करते इतना अपॉन यदि आपने n ले लिया। ठीक है, तो इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको एक रिमाइंड करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि यदि सपोज करो कि आपके पास बहुत सारा डेटा है और रूट मीन स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे करते हो, रूट मीन स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर के मीन का रूट लेना है। मतलब जब डेटा है x1 तो उसका स्क्वायर ऐसे करते करते xn का स्क्वायर, और अब उसका n से डिवाइड कर दिए तो स्क्वायर का मीन आ गया, और उसका रूट ले लेते हैं तो RMS आ जाएगा। तो RMS के बारे में आपने नेटवर्क में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि RMS क्वांटिटी कैसे डिफाइन किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन उसी तरह का नहीं है, डेविएशन का RMS वैल्यू है ना। जो डेविएशन हमने इससे पहले निकाला था कि x माइनस एक्स एवरेज ऐसे करके, उसका एक RMS क्वांटिटी टाइप का चीज़ हमने निकाल दिया, जो कि हमारे पास में डेविएशन हो गया। तो इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं यहाँ पे। अब इसके शॉर्टकट के लिए आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे होता है, यदि इसमें इसको हम लिख सकते हैं ऊपर में समेशन किसका, डी स्क्वायर, मतलब डेविएशन हर 1 2 3 4 5 जितने भी डेविएशन हम निकालते हैं, देखो 1 है 2 है 3 है n तक में, सभी डेविएशन का जो स्क्वायर करते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर, और ज़्यादा बढ़िया होता है कि हम कभी कभी इसको लिख लेते हैं कि उसका जो मॉड आया था, मॉड का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, और इसको हम सम करते हैं कहाँ से, i = 1 से लेके n तक, और उसमें हमें डिवाइड करना है n से, और उसका हमें रूट ले लेना है। ठीक है, इसका हमें रूट ले लेना है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसको साफ साफ लिख देता हूँ। ठीक है, कि हमें क्या करना है, हमें मॉड ऑफ जो
di था उसका स्क्वायर कर देना ऐसे, तो ये हो जाएगा। तो ये एक आपके पास में फॉर्मूला आ गया। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब n का वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हो, मतलब ग्रेटर देन 20 हो, तभी हम ऐसा कंसिडर करते हैं। नहीं तो जो सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है वो हल्का सा चेंज हो जाता है। उसको आप देखिए कि वो क्या कर लेगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये सम तो करेगा, लेकिन जो डिवाइड करेगा मॉड का स्क्वायर ऐसे सम तो करेगा i इक्वल टू 1 से लेके n तक, लेकिन जो डिवीजन यहाँ पे करता है वो एक नंबर कम से करता है, n-1 से करता है। यदि हमारे पास में डेटा फाइनाइट हो, यदि हमारे पास में डेटा जो है वो लेस देन इक्वल टू 20 हो, तो अक्सर ये चीज़ कर लेते हैं, एक कम से हम डिवाइड करते हैं। बड़ा रहता है तो ऐसे डिवाइड करते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का एक हमारे पास में फॉर्मूला हो गया। तो थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का ये भी पता चला होगा कि अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन एक क्या है, ठीक है, और ये डेटा के बारे में आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास में डिफाइन किए जाते हैं, पैरामीटर डिफाइन किए जाते हैं, उसको भी हम अभी देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गया, कहीं ना कहीं वो आरएमएस टाइप का है, लेकिन डेविएशन का हमने देखा है, तो सिर्फ डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन हम देखें, यहाँ पे ध्यान रखना कि डेटा नंबर ऑफ डेटा 20 से ज़्यादा है तो ऐसा लगा देंगे, और नहीं तो 20 से कम है तो ये, मतलब फाइनाइट यदि डेटा है तो ये, इनफाइनाइट डेटा है तो ये लगाएंगे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसी से रिलेट करते हुए कई सारे और क्वांटिटी डिफाइन किए गए हैं। यहाँ तक हमने चौथा किया था। अभी फिफ्थ जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड बहुत और भी चीज़ें डिफाइन किया जाता है। जैसे पहला चीज़ डिफाइन किया जाता है वेरिएंस, ठीक है। जो वेरिएंस होता है उसे v से डिनोट करेगा, और वेरिएंस जो होता है वो सिंपली डिफाइन किया गया है जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसके स्क्वायर से। मतलब हम ऐसा इसको लैंग्वेज में लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन का यदि आप स्क्वायर कर देते हो तो उसको कहा जाता है कि वो वेरिएंस है, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो कि हम वेरिएंस का रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, सिग्मा जो होगा वो रूट अंडर वेरिएंस हो जाएगा, ऐसे भी आप ये याद रख सकते हो ऐसे। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये उससे रिलेट करके दिया गया है। नेक्स्ट में अब कुछ चीज़ें और है जो अभी तक आप ज़्यादा नहीं सुने होंगे, लेकिन जब हम गॉसियन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो वो पैरामीटर आ जाता है, और खासकर ईएस में ये क्वेश्चंस आ जाता है। तो कभी कभी जो 1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, आंख बंद करके कहीं से कहीं जब कोई उठाता है तो उसे पता नहीं रहता कहाँ, तो इसलिए इसको हम पढ़ लेते हैं, ये एडिशनल पार्ट को पढ़ लेते हैं। जो 6 नंबर है, ठीक है, ये वेरिएंस के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। एक तरह से देखो, यदि आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करोगे तो मीन ऑफ स्क्वायर मीन टाइप का चीज़ आ गया। डेविएशन के स्क्वायर को सम किया और उसका मीन निकाल दिया, ठीक है, ठीक है, अपॉन एन कर दिया, तो वो आ गया, ठीक है। एक चीज़ जो डिफाइन किया जाता है उसे कहा जाता है प्रोबेबल एरर। डिफाइन किया जाता है प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर, ठीक है। और इसको अक्सर R से डिनोट किया जाता है, और प्रोबेबल एरर जो होता है वो 0.6745 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। दैट इज़ हम ऐसा कर सकते हैं कि जो प्रोबेबल एरर है इज़ प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। बस एक नंबर इसमें है, तो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा तो प्रोबेबल एरर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबल एरर का एक कहानी होता है ऐसे। एक चीज़ क्या होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं प्रेसीजन का भी इंडिकेटर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यदि स्टैंडर्ड डेविएशन प्रेसीजन का यदि इंडिकेटर है, एक चीज़ यहाँ पे हम जस्ट नोट करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ प्रेसीजन, ठीक है। जो प्रेसीजन हमने अभी पिछले क्लास में आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो प्रेसीजन का क्या होता है, एक, ये मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि प्रेसीजन क्या होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज डेविएशन दोनों चीज़ ऐसा होता है, ठीक है। जो मीन डेविएशन है ये भी आप इसको भी कह सकते हो कि ये भी एक इंडिकेशन है प्रेसीजन का। तो कहीं ना कहीं उसके बीच में एक रिलेशन भी हमारे पास में आ जाएगा कि प्रेसीजन कैसे निकाल सकते हैं। तो उससे रिलेट करते हुए एक पैरामीटर यहाँ पे बताया गया है, इन सब चीज़ों को रिलेट करते हुए। जैसे 6 नंबर जो आपने यहाँ पे पढ़ा, वो 6 नंबर जो पढ़ा है वो पढ़ा प्रोबेबल एरर। अब प्रोबेबल एरर को एक
सेवेंथ नंबर, चलो इसी में मैं बता देता हूँ कि जो प्रोबेबल एरर आर आया है उसको सम टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मेट में ऐसे, दूसरा एक और होता है 0.4765 अपॉन एच, जहाँ पे ये एच जो है इसे कहा जाता है, एच को कहा जाता है प्रिसीजन इंडेक्स, इसको कहा जाता है प्रिसीजन इंडेक्स हम इसे कहते हैं एच को। तो ये दिख भी रहा है यहाँ पे, देखो कि प्रिसीजन इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब एरर जो है आर जो है, प्रोबेबल एरर जो है वो कम है, या इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। तो कम स्टैंडर्ड डेविएशन प्रिसीजन ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन प्रिसीजन कम, ये भी आपके पास में ये चीज़ आ रहा है। मतलब यदि हम कंबाइन करें दो तीन चीज़ों को, तो जो प्रोबेबल एरर आया है वो 0.6745 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, और यदि एच इंडेक्स से हम बात करें तो ये 0.4765 अपॉन एच इंडेक्स आया है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे इन दो टर्म्स को यदि यूज करते हुए एक चीज़ निकालने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे सिग्मा टाइम्स ऑफ एच जो होगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ एच मतलब प्रेसिजन इंडेक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आता है 0.4765 अपॉन 0.6745, ठीक है। और ये जो वैल्यू हो जाता है वो लगभग 0.706 के बराबर हो जाता है, और इसको हम 1/√2 कह सकते हैं। तो ज़्यादा बढ़िया जो एक यहाँ पे एक रिलेशन आ गया वो ये आ गया कि यदि प्रेसिजन इंडेक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़, दोनों के बीच में एक रिलेशन आ गया, ठीक है। ये और प्रोबेबल एरर ऐसे ही बन जाएगा। तो आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबल एरर और प्रेसिजन इंडेक्स, इन सबको रिलेट करने के लिए ये चीज़ आ गया। इसके साथ साथ और भी चीज़ें डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो और भी चीज़ डिफाइन किया जाता है, उसको भी हम देख लेते हैं। प्रोबेबल एरर और इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो गया। सेवेंथ में हमारे पास में और भी चीज़ें हैं, जैसे यदि पूछता है मीन प्रोबेबल एरर, ठीक है, प्रोबेबल एरर के बाद में मीन प्रोबेबल एरर भी पूछ सकता है। प्रोबेबल एरर, मीन प्रोबेबल एरर जो होता है उसको अक्सर इंडिकेट कर दिया जाता है आर और यहाँ पे एम से, ठीक है। और आर एम जो होता है उसको हम लिख सकते हैं कितना, वो चीज़ मैं बताता हूँ। वो जो आर हमने वहाँ पे लिखा है आर अपॉन √(n-1), यदि n की वैल्यू लेस देन 20 डिग्री है तो, और नहीं तो हम इसका ये फॉर्मूला लिखते हैं r अपॉन √n, ठीक है, यदि n जो है वो ग्रेटर देन 20, नंबर ऑफ सैंपल इतना है तो जो मीन प्रोबेबल एरर हो गया उसका फॉर्मूला ये हो गया मीन प्रोबेबल एरर के लिए, ठीक है। ये मीन प्रोबेबल एरर हो गया। नेक्स्ट में हमारे पास में 7 के बाद में हमारे पास 8 आता है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको इंडिकेट कर दिया जाता है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से ऐसे किया था, ऐसा m एक यहाँ पे ऐसे लिख देगा, ठीक है। और एक्चुअली में ये सिंपली जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसमें √(n) से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन मीन। एक और चीज़ इसी से रिलेटेड एक और चीज़ डिफाइन किया जाता है जिसे कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और इसको इंडिकेट किया जाता है यदि स्टैंडर्ड डेविएशन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी स्टैंडर्ड डेविएशन यदि हमें बताना है तो उसको इंडिकेट सिग्मा से कर दिया जाता है, मतलब ऐसा, और उसी में एक ऐसा बना देगा। और इसका मीनिंग ये रहता है कि जो हमारा ये आया है उसमें हम √(2n) से डिवाइड कर दें, ठीक है। और √(2m) से डिवाइड करने का मतलब एक चीज़ ऐसा हो जाएगा कि ये सिग्मा बाई इसको, और इसका मतलब लिखने का तरीका हो जाएगा कि यदि मैं √2 और इसको एक साथ लिखूं तो इसको सिग्मा m अपॉन √n भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिग्मा m बाई √n भी लिख सकते हैं।
सॉरी, ये इसको रूट टू हो जाएगा ना, ये रूट 2 भी है, ऐसे लिख सकते हैं कि इसको सिग्मा को। तो ये एक तरह से आपको नेक्स्ट पैरामीटर आ गया जो ध्यान आप रख सकते हैं। उसके बाद भी कुछ कुछ पैरामीटर डिफाइन किया जाता है, उसको भी हम देखते हैं। मतलब मीन वाले पार्ट में रूट 2 से डिवाइड कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे आ जाएगा। अब इसके बाद जैसे कुछ चीज़ें और डिफाइन किया जाता है, उसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि छोड़ने से कोई मतलब नहीं है जब हम इतना जान गए हैं। तो 10 कुछ कुछ चीज़ें आपके पास ऐसा आ सकता है जिसको एग्ज़ाम के दिन ध्यान रखना है। जैसे आज पढ़ा, उसके बाद ज़रूरी नहीं कि हमेशा ध्यान रहा, एग्ज़ाम के दिन थोड़ा ध्यान करके चले गए तो बन जाएगा, ठीक है। खासकर आप ईएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या एसएससी जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो गेट में तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है। गेट का एकदम बहुत डिफाइन सा रहता है, एकदम चीज़ें आपको ये सिलेबस यही चीज़ ऐसा देगा, तो यहाँ तक नहीं आता, स्टैंडर्ड डेविएशन तक आएगा, ये सब सारा चीज़ नहीं आता। लेकिन ईएस में एसएससी जेई वगैरह में ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। एक होता है मिनिमम रेंज ऑफ एरर, मिनिमम रेंज ऑफ एरर। मिनिमम रेंज ऑफ एरर क्या होगा, तो ये जो होगा, जो एक्स एवरेज हमने निकाला था, एक्स एवरेज में से आप एक्स के सबसे मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दो तो हो जाएगा। एक होगा मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर, मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर। तो ये क्या हो जाएगा, x का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू था उसमें से एवरेज वैल्यू को माइनस कर दो, एवरेज मतलब मीन वैल्यू को माइनस कर दो। और नेक्स्ट होता है एवरेज रेंज ऑफ एरर, एवरेज रेंज ऑफ एरर। तो उसमें क्या करते हैं, इन दोनों को हम सम कर देते हैं, इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक्स एवरेज माइनस एक्स मीन और प्लस एक्स मैक्स माइनस एक्स एवरेज बाई 2। तो ये जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन बाई 2। तो ये आंसर आ जाता है एवरेज यदि आपने निकाला, ठीक है, एरर तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये लगभग 10 डिफरेंट फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, जो इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब एक मैं क्वेश्चन करा देता हूँ और एक क्वेश्चन करा के और क्या करेंगे कि ये सारे चीज़ को रिवाइज कर लेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें वही डेटा रहेगा और हर चीज़ कैलकुलेट करना रहेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम रिविजिट कर लेंगे हर चीज़ को, ठीक है। तो क्वेश्चंस को जस्ट सिंपली आप लिख लो जो क्वेश्चन हमारा इसमें है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिखो कि यदि गिवन डेटा जो है वो ये है, x1 इज इक्वल टू 10.03, ठीक है, x2 जो है वो 10.11 है, x3 जो है वो 10.12 है और x4 जो है वो 10.08 है। ये सभी के सभी एम्पियर में है क्योंकि करंट को मेज़र किया गया था और ये डेटा बताया गया था। 4 है नंबर, मतलब यहाँ पे ये ऐसे बताया गया है। तो फाइंड, इसमें फाइंड करना है वो सारे चीज़ को। पहले में फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन को, दूसरे में फाइंड करना है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को, है ना। पहले तो डेविएशन निकाल लेना है, तो डेविएशन से सबका अलग अलग हुआ, ठीक है। तो पहले डेविएशन हम निकाल लेंगे, डेविएशन मतलब DI, तो ये तो कई सारा डेटा आएगा। उसके बाद हम मीन डेविएशन निकालेंगे। मीन डेविएशन में हम क्या करते हैं, मॉड से ऐसे करके वो चीज़ लिख देते हैं, इसको कैपिटल D पे बार ऐसे लिखा जाता है, वो निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे। उसके बाद आपको निकालना है वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, V से, कितना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। उसके बाद निकालना है प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर को किससे डिफाइन रिप्रेजेंट करते हैं, R से। 7 में आपको उसके बाद प्रोबेबल एरर के बाद में मीन प्रोबेबल एरर निकालना है, मीन प्रोबेबल एरर। मीन प्रोबेबल एरर को हमने क्या है, RM से इंडिकेट कर दिया था। फिर 8 में आपको निकालना है मीन प्रोबेबल एरर के बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, ठीक है,
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट किए थे, सिग्मा एम से। 9 में हमें डिफाइन करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेविएशन, जिसको सिग्मा सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया था। और उसके बाद मिनिमम रेंज मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर, मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर, ये सारे चीज़ आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मीन वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये कितने डेटा है, 1 2 3 4 डेटा है। तो इन सब को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, और सम करके इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा उसी को हम मीन कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये जो मीन हो जाएगा वो आपका जो आएगा वो आएगा 10.085। लेकिन हम जो भी यहाँ पे डेटा लिखे हैं पॉइंट के 2 तक ही लिखे हैं, तो इसलिए हमें 5 ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए एक्स मीन को यहाँ पे जो हम इंडिकेट करेंगे वो 10.08 ही इंडिकेट करेंगे। ये हमारा मीन वैल्यू हो गया। तो पहला चीज़ कैलकुलेट हो गया, मीन जो हो गया वो कितना हो गया, 10.08, ठीक है, जो कि एक्स बार ऐसे इंडिकेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास में डेविएशन लिखना था। तो इसमें यदि हम D1 लिखते हैं तो D1 को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10.03 माइनस 10.08 बराबर कितना हुआ, ये माइनस 0.05, एक हो गया। दूसरा हम लिखेंगे D2 कितना हो जाएगा, 10.11 माइनस 10.08, ठीक है। तो दूसरा जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, लगभग 0.03। फिर D3 लिख लेते हैं, D3 कितना हो जाएगा, 10.12 माइनस 10.08, जो कि कितना आ गया, लगभग प्लस 0.04। और फिर लिख देंगे हम D4, जो कि है 10.08 माइनस 10.08। तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये डेविएशन भी पता चल गया, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आता है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है, सबका जो मॉड है डेविएशन, मीन डेविएशन को यदि हम सॉल्व करें, लेट से मैं येलो से सॉल्व करता हूँ, तो मॉड ऑफ D1 प्लस मॉड ऑफ D2 प्लस मॉड ऑफ D3 प्लस मॉड ऑफ D4 और अपॉन 4 कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके देख लो कि इसका वैल्यू कितना आएगा, लगभग 0.03 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, मतलब आपको क्या रखना है, इसका भी पॉजिटिव वैल्यू रखना है, मतलब 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.04 प्लस 0/4, इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आ जाएगा 0.03। तो आपको ये मीन डेविएशन भी पता चल गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को जब आप सॉल्व करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो कहता है वो ये कहता है कि जो डेविएशन आपने निकाल दिया तो पहले के मॉड का स्क्वायर या D1 का स्क्वायर करोगे तो ही हो जाएगा, D2 का स्क्वायर करोगे, फिर D3 का स्क्वायर करोगे, फिर D4 का स्क्वायर करोगे। अब डिवाइड क्या करोगे, n-1 से करोगे, 4-1 से करोगे। क्यों, क्योंकि इसमें डेटा जो है वो 20 से कम है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यही हो जाएगा, 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन 3 इसका रूट। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आपके पास में आ जाएगा 0.0408, बिना कैलकुलेटर का सॉल्व नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ गया। उस पर बाद आता है वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या था, वेरिएंस जो था वो सिंपली इसका स्क्वायर था। तो इसका स्क्वायर करोगे तो जो आएगा, जो अंदर में आया था रूट के अंदर में, वो चीज़ आ जाएगा, और ये बराबर हो गया 0.001684 का। जस्ट इसका स्क्वायर कर देना है तो आपको वेरिएंस भी पता चल गया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट में जो प्रोबेबल एरर है। अब जो प्रोबेबल एरर है उसको हम कहाँ से निकालते थे, प्रोबेबल एरर और ये सब चीज़ कैसे निकालते थे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालते थे। तो प्रोबेबल एरर जो है वो सिंपल कितना होता है, 0.6745 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन
स्टैंडर्ड डेविएशन आप यहाँ पे निकाल चुके हो, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करना है तो 0.6745 इंटू 0.0408 जब इसको निकालोगे तो ये चीज़ आपके पास में लगभग आ जाएगा 0.0275 ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में प्रोबेबल एरर आ गया। अब मीन प्रोबेबल एरर जो है वो कितना होता है, तो मीन प्रोबेबल एरर जो था वो सिंपल जो स्टैंडर्ड डेविएशन था, जो स्टैंडर्ड डेविएशन था उस स्टैंडर्ड डेविएशन में जब हम रूट अंडर n से डिवाइड कर देते हैं तो RM आ जाता है, ठीक है। सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन पूछा था ना, मीन प्रोबेबल एरर RM। हाँ, मीन प्रोबेबल एरर जो था इतना ही, वो R से था, वो कितना था R अपॉन रूट अंडर n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो R अपॉन रूट अंडर n-1 कितना हो जाएगा, R का वैल्यू 0.0275 और यहाँ पे रूट अंडर 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालोगे तो 0.015 आ जाएगा। ये नहीं था, ठीक है। अब बताया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, ये चीज़ उतना था। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जो मीन था वो था सिग्मा अपॉन रूट अंडर n। सिग्मा हमें मालूम है कितना, 0.0408 अपॉन रूट अंडर 4। रूट अंडर 4 का मतलब 3, ठीक है। तो 2 हो जाएगा और 2 इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.0204। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेविएशन जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेविएशन जो निकालते हैं वो कितना होता है, वो जस्ट जो सिग्मा m आपने निकाला उसमें √2 से डिवाइड कर दो तो हो जाता है, ठीक है। मतलब ये 0.0204 में √2 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा और इसमें √2 से डिवाइड करोगे तो ये 0.0144 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेविएशन हो गया। उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम रेंज जो आप निकालते हो वो एवरेज में, जैसे मिनिमम यदि हमें निकालना है तो क्या करते हैं, एवरेज कितना है 10.08 में से x का सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है 10.03 है, 10.03 है। तो मिनिमम एरर रेंज यहीं से आ गया कितना 0.05। यदि मैक्सिमम एरर रेंज यदि आपसे पूछा जाए मैक्सिमम एरर रेंज तो वो क्या कहता है कि मैक्सिमम पार्ट में से एवरेज को इसमें से घटा दो। मैक्सिमम कितना है यहाँ पे, मैक्सिमम जो है वो 10.12 है। तो 10.12 में से आप किसको घटा दो, एवरेज, मतलब 10.08 को घटा दो तो ये चीज़ हमारे पास में ये आ जाएगा 0.04, ठीक है। ये हो गया। यदि एवरेज यहीं से पूछता तो क्या होगा, एवरेज जो एरर रेंज होता था ये 10 तो आपने बना दिया। 11 में यदि पूछ देता कि एवरेज यदि रेंज ऑफ एरर तो क्या करते हैं, दोनों का समेशन मतलब 0.05 प्लस 0.04 अपॉन 2 कर देते तो ये आंसर आ जाता वो 0.045। ये उसका एवरेज रेंज ऑफ एरर आ गया। तो इतना ही है इस क्लास में, ये चीज़ एनफ है जो आपने सीखा। तो यह इसमें ये था कि आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान ये देना था कि पैरामीटर्स ज़्यादा है तो आपको याद करना पड़ेगा। तो एक तो नोट्स बना के आप याद करो तभी होगा, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो पूरा एरर के पार्ट से, आप अब जाके पूरा अपना यदि शॉर्ट नोट्स बनाना मत बोलो। मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब होता है कि आपने क्या किया, एक पेज में सारे चीज़ को लिख लिया, जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ से एक पेज में सारा चीज़ को लिख लिया। तो आप उसको कोशिश करो। जो शॉर्ट नोट्स होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। जैसे ये वीडियो तो हमेशा रहेगा, आप जब चाहो तो वहाँ पे वापस आके आप देख सकते हो। नोट्स बना के शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने मेजरमेंट आपको बताया था कि मेजरमेंट का क्या होता है। जब भी मेजर करोगे एक पूरा एक जनरल सिस्टम क्या होता है, जनरल सिस्टम। फिर उसमें हमने बताया था कि मेजरमेंट जब भी करोगे तो उसमें एरर आएगा, तो एरर का फॉर्मूला लिख दिया। एरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने बता दिया। एक ऐसा GAE बताया था जो मैन्युफैक्चरर देते हैं, वो वाला पार्ट हमने बताया था। फिर एरर का हमने एनालिसिस करना शुरू कर दिया कि कोई भी एक क्वांटिटी है वो यदि A + - B में है या मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है तो कैसे एनालिसिस करेगा। और उसके बाद हमने थ्योरेटिकल एक चीज़ बताया था कि एरर का सोर्स कहाँ कहाँ है, उसको नॉमेनक्लेचर क्या दे सकते हैं। और तीसरा स्टैटिकल एनालिसिस। एक तरह से यही चीज़ है। तो आप चाहोगे तो पेज के एक हिस्सा में सारा चीज़ का हर चीज़ आ जाएगा और वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप जो गिवन व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे भेज सकते हो,
ठीक है। शॉर्ट नोट्स ऐसे भेज सकते हो कि मैंने ये बनाया है, चेक करके सर बता दीजिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास जो भी हमारे पास आएगा वो एक तरह से, अभी तक तो हमने मेजरमेंट किया था, अब इंस्ट्रूमेंट्स जो होगा वो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। वो सब, उसके टाइप और कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होना चाहिए, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम पढ़ेंगे तो वो सीक्वेंस रहेगा। तो एक बार यदि आपके पास में ये मेजरमेंट, और मेजर करने किससे गए थे, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात, ऑब्वियसली ये बहुत वास्ट पूरा पार्ट होगा, ठीक है। तो इसका एक हम पहले बेसिक इंट्रोडक्शन रखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन रखूंगा जिसमें लगभग आपके सारे पार्ट आ जाएंगे, जो इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे कैसे होते हैं, मोस्टली जो यूज होता है, या उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आ जाना चाहिए। उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाता है, कैसे डैम्पिंग करते हैं, क्यों डैम्पिंग की ज़रूरत होती है, ये टॉर्क बाई वेट रेशियो क्या होता है, कौन सा ज़्यादा इकोनॉमिक होगा, ये सब सारी चीज़ें, कौन से इफ़ेक्ट को यूज करेंगे, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है तो उसके अंदर में मैग्नेटिक इफेक्ट चल रहा है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चल रहा है, इंडक्शन चल रहा है, क्या केमिकल रिएक्शन चल रहा है, क्या है, वो सब चीज़ को पढ़ेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक एक करके हम चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे वोल्टेज, करंट, मेजरमेंट और ये सब चीज़। तो ये जो फ्लो है, आपको बिल्कुल, आपको इस कोई बुक को रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना सारा चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। आपका सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि आप इसको स्प्रेड करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि ये इस पे रिएक्शंस इस पे आ रहे हैं, वीडियो पे रिएक्शंस आ रहे हैं, ज़्यादा लोग देख रहे हैं, उसमें कमेंट कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि हाँ मुझे और आगे लेक्चर चाहिए और हमें न्यूमेरिकल का थोड़ा सा असाइनमेंट दे दीजिए, ये सब चीज़ आप कमेंट में आंसरिंग वगैरह करते हो, तो और लेक्चर आते रहेगा। यदि वो नहीं हुआ तो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका काम है कि इसको स्प्रेड, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको भेजो, ठीक है। ओके, थैंक यू।